Welcome to this presentation on beta blockers. Beta blockers are a class of drugs that have a wide range of uses, from treating angina to hypertension and even arrhythmia. Today we will explore the different types of beta blockers and their uses. So this is the first slide on classification on beta blockers. Beta blockers को हम कैसे classify करते हैं? Three types of beta blockers are there. सबसे पहले beta 1 selective antagonist. बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये सारे हैं, इनके नाम पढ़ो आप: एस ब्यूटालॉल, एथेनॉल, बिटॉक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। क्या आप देख पा रहे हो ये सारे नाम ए से लेकर एम तक हैं? एसेब्यूटालॉल, एथेनॉल से मेटोप्रोलॉल तक। ये सारे बीटा 1 सेलेक्टिव हैं या कार्डियो सेलेक्टिव हैं। बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स, द प्राइमरी यूज ऑफ beta blockers is when they block the beta 1 receptors. beta 1 receptors कहां मौजूद होते हैं? मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो beta 1 receptors हैं वो हार्ट में होते हैं और किडनी में होते हैं। ओके, तो beta 1 receptors जो कि हार्ट में है, उनको ब्लॉक करने से there will be decrease in cardiac contractility. बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हार्ट में हैं, उनको ब्लॉक करने से देयर विल बी डिक्रीज इन कार्डियक कंडक्शन एंड देयर विल बी डिक्रीज इन हार्ट रेट। जबकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो कि किडनी में है, उनकी वजह से जब वो ब्लॉक होंगे तो देयर विल बी डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ रेनिन, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो किडनी में है वो जेजी सेल्स में है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में है। So decreased renin production means what? There is decreased levels of angiotensin 2. Decreased levels of angiotensin 2 मतलब वेजोडाइलेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रहा है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रही है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। आपको फिजियोलॉजी की क्लासेस में बताया होगा कि ब्लड प्रेशर इक्वल्स कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट यहां पे क्या है? कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट हार्ट रेट टाइम्स स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ब्लड प्रेशर यहां पे कम हो रहा है बीटा 1 रिसेप्टर्स के इनहिबिशन से। तो इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर का इनहिबिशन से जो साइड इफेक्ट्स हमारे को देखने में मिल सकते हैं, उनके अंदर ये हो सकता है कि देयर इज ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट, देयर इज कंडक्शन ब्लॉक, ठीक है, डिक्रीज कार्डियक कंडक्शन, देयर इज हाइपोटेंशन। तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट को देने की वजह से। ये देख रहे थे हम ए से लेकर एम तक, फ्रॉम ए टू एम जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं वो बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं ए से लेकर एम तक, वो सारे बीटा 1 या बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। Easy to remember, this mnemonic would help you remember the beta 1 selective antagonist. अब यहां पर आते हैं नॉन सेलेक्टिव वंस क्या है? जो कि बीटा 1 को भी ब्लॉक करेंगे और बीटा 2 को भी ब्लॉक करेंगे। बीटा 1 सेलेक्टिव क्या थे? जो कि बीटा 1 को ब्लॉक कर रहे थे बहुत ज्यादा बीटा 2 के मुकाबले। नॉन सेलेक्टिव कौन से हैं? जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं। इनके नाम देखो, नाम कैसे हैं? नैडोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल। मतलब एन से लेके टी तक जितने भी नाम है, एन से लेके टी तक जितने भी नाम है, वो सारे यहां पर आ रहे हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की जब हम बात कर रहे थे।
नॉन सेलेक्टिव बोलूं, यहां पे लिखूं मैं नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, मान लो नॉन सेलेक्टिव मतलब एन से लेके जेड तक जितने भी नाम आ रहे हैं, नाइडोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल, ये सारे नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव मतलब बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करना मतलब ये सब होना। बीटा 2 रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस को ब्लॉक करना मतलब जो कि ये लोग कर रहे हैं, इनकी वजह से बीटा 2 रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन जो कि ब्लॉक हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकोडाइलेशन हो रहा है। ब्रोंकोडाइलेशन और वेजोडाइलेशन जो हो रहा है वो ब्लॉक हो रहा है। अगर बीटा 2 को ब्लॉक करोगे तो ना ब्रोंकोडाइलेशन होगा ना वेजोडाइलेशन होगा। मतलब ये नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं, उनके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। और वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे, ब्रोंकोडाइलेशन नहीं होगा, मतलब इनको हम एज्मा के पेशेंट्स में अवॉइड करेंगे। मतलब ब्रोंकोडाइलेशन नहीं होगा, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस के पेशेंट्स में बीटा 1 और बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स को अवॉइड करेंगे। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस के पेशेंट्स में नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स को एन से लेकर जेड तक जितने भी हैं, नाइडोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल, इन सबको हम अवॉइड करेंगे। बीटा 2 मीडिएटेड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बीटा 2 मीडिएटेड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया भी ब्लॉक होंगे, जैसे कि ट्रेमर्स ब्लॉक होगा, पाल्पिटेशंस ब्लॉक होंगे, डिजीनेस ब्लॉक होगी। इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी मास्किंग ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक पेशेंट्स। ना ट्रेमर होंगे, ना पैल्पिटेशन होगा, ना डिजीनेस होगा। स्वेटिंग का क्या है, स्वेटिंग होगी क्योंकि स्वेटिंग एसिटाइल कोलिन मीडिएटेड है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देयर इज अ मास्किंग ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स, द डेंजरस सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक पेशेंट्स, जिसकी वजह से इट इज बेटर टू अवॉइड देम इन डायबिटिक्स। तो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैंने यहां पे लिखे हैं। अच्छा, ये नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर्स को हम फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। कई बुक्स में आपने देखा है कि इनको फर्स्ट जेन बोल रहे हैं, फर्स्ट जेन। इनसे बेटर हो ये सेकंड जेन वाले। इन सब के सफिक्स देख पा रहे हो आप, लास्ट में इन सब के नाम के लास्ट में क्या लिखा है, ओलॉल, एस ब्यूटोलॉल से लेके मेटाप्रोलॉल, ओलॉल है। और यहां पे सबके सफिक्स में लिखा है ओलॉल। तो फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, नॉन सेलेक्टिव हो, सेलेक्टिव हो, सबके नाम के पीछे क्या लिखा है, ओलॉल। जबकि सफिक्स देखो यहां का, थर्ड जेन का, थर्ड जेन, जनरेशन जी, उसमें क्या है, थर्ड जेन में बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1 सभी ब्लॉक हो रहे हैं, सबके एंटागोनिस्ट यहां पर हैं, लेकिन इनके नाम क्या है, ईलॉल, एलॉल। ओलॉल से क्या हो गए, ईलॉल, ओलॉल। नाम क्या है, कार्वे डी लॉल, लेबे टेलॉल। मतलब ओलॉल गया, प्योर बीटा ब्लॉकर नहीं है, थर्ड जनरेशन में अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन भी है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन नॉन सेलेक्टिव, सेकंड जनरेशन बीटा 1 सेलेक्टिव, कार्डियो सेलेक्टिव, एंड थर्ड जनरेशन बीटा एंड अल्फा बोथ ब्लॉकर्स, कार्वे डी लॉल, लेबे टेलॉल। अब यहां पे इन ब्लॉकर्स के अंदर आप देख रहे हो यहां पे दो जगह स्टार लगा हुआ है, एक तो एस ब्यूटोलॉल के आगे और एक पिंडोलॉल के आगे। एस ब्यूटोलॉल के आगे, पिंडोलॉल के आगे, मतलब ये दोनों के दोनों की क्या खासियत है यहां पे लिखिए, दे आर पार्शियल एगोनिस्ट। एफिनिटी तो है इनकी रिसेप्टर के लिए, लेकिन इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी लेस देन 1 है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी एंटागोनिस्ट की 0 होती है, फुल एगोनिस्ट की 1 होती है, पार्शियल एगोनिस्ट की लेस देन 1 होती है। मतलब ये एजेंट्स एस ब्यूटोलॉल एंड पिंडोलॉल क्या कराएंगे, ये दोनों एजेंट्स ब्रेडिकार्डिया जो है वो कम कराएंगे। ओके, पार्शियल एगोनिस्ट हैं ये। यहां पे नाम देखो, ये नाम क्या है, एस्मोलॉल, छोटा सा नाम है ना, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, पूछा जाता है एग्जाम्स में,
शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन सा है? एस्मोलॉल है, एस्मोलॉल है शॉर्टेस्ट एक्टिंग। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट एक्टिंग यहां पर है नॉन सेलेक्टिव में नैडोलॉल, लॉन्गेस्ट एक्टिंग, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर पूछा जाता है आपसे। इसमें एक नाम देख लो, टीमोलॉल, टीमोलॉल। ये टीमोलॉल वो बीटा ब्लॉकर है जो कि टोपिकली दिया जाता है और कॉर्निया के अंदर चला जाता है ग्लोकोमा के मरीजों में। ये बहुत हेल्पफुल है, सेकंड लाइन एजेंट है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए। हम लोग बाकी क्लासेस में भी देखेंगे। इसके अलावा बिटॉक्सोलॉल भी है जो कि टोपिकली दिया जाता है ग्लोकोमा के मरीजों में। मोस्ट पोटेंट फॉर ग्लोकोमा पेशेंट्स इज टीमोलॉल, बट द लॉन्गेस्ट एक्टिंग टोपिकल बीटा ब्लॉकर इज बिटॉक्सोलॉल। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। कुछ निमोनिक्स मैंने बताए हैं, ए टू एम सारे बीटा 1 सेलेक्टिव, और नॉन सेलेक्टिव मतलब एन से लेके जेड तक वाले नैडो, पिंडो, प्रोपेनो एंड टीमो। अब यहां पे एक नाम बड़ा ही अलग सा नाम है, अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे तो मैं आपको एक नाम और बताना चाहूंगा जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है आजकल। गिव मी अ मिनट। और वो नाम है, अलग से मैं बता रहा हूं आपको, सॉरी, नेबिवोलॉल। ठीक है, ये देखो मैंने बीच में इसका ओ बड़ा सा लिख दिया। तो ये बीटा 1 सेलेक्टिव है, लेकिन इसके साथ साथ ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज कराता है। इस नेबिवोलॉल के दो आइसोमर्स हैं, एक डी आइसोमर है, एक एल आइसोमर है। डी आइसोमर बीटा 1 सेलेक्टिव है, और जो एल आइसोमर है वो एनओ रिलीज करा रहा है। बीटा 3 एगोनिस्ट है वो, बीटा 1 एंटागोनिस्ट, बीटा 3 एगोनिस्ट। तो नए तरीका क्या हो गया ना, नेबिवोलॉल। तो बीटा 3 एगोनिज्म की वजह से, एनओ रिलीज करने की वजह से, ये सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज कराएगा, एसवीआर को ये डिक्रीज कराएगा। नेबिवोलॉल, इसका ओ बड़ा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ऐसा आप याद करने में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें अपन। So now let's look at the applications of beta blockers. Beta blockers के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? सबसे पहला एप्लीकेशन जो आपको याद करना है वो करना है कि ये बहुत इफेक्टिव दवा है एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। कैसे? क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करती है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करती है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगा। Ultimately, it will help in relieving the symptoms of angina or chest pain, or enhance the overall quality of life in an angina patient. Okay. दूसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं हम इसके। Combating glaucoma, अभी हमने क्लासिफिकेशन में क्या देखा था, that there was a drug known as timolol, जो कि कॉर्निया के अंदर चली जाती है, और ये बीटा ब्लॉकर है जो कि कॉर्निया के अंदर जा रही है। कैसी बीटा ब्लॉकर है? नॉन सेलेक्टिव है, कॉर्निया के अंदर जा रही है और एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर रही है। क्या कर रही है? एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर रही है। कम करने की वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो रहा है और ऑप्टिक नर्व का डैमेज प्रिवेंट हो रहा है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करेगी, ये एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करेगी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करेगी और ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होगा कॉर्निया को। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है टीमोलॉल, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्लोकोमा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ग्लोकोमा इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग लेटेनोप्रोस्ट. Okay, when that doesn't work, you have to add on with timolol. Timolol is the most potent topical beta blocker, whereas bitoxolol is the longest acting topical. वैसे longest acting कौन सा था? Nadolol. एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे,
प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा का फर्स्ट लाइन अगर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग था, सेकेंड लाइन ये था, तो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का क्या ट्रीटमेंट है? आईवी मैनिटॉल। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसकी वजह से ऑप्टिक नर्व का डैमेज कम हो रहा है ग्लोकोमा के मरीजों में। बेटर आउटकम्स फॉर हार्ट फेलियर पेशेंट, तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए भी बीटा ब्लॉकर दी जाती है। कैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए? जिनका हार्ट फेलियर कंपनसेटेड है। कंपनसेटेड है मतलब हार्ट इज एबल टू स्टिल पंप ब्लड, उनके अंदर ये मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करेगी, मॉर्टेलिटी को डिक्रीज करेगी। मॉर्टेलिटी, several clinical trials have shown that in compensated heart failure, not in decompensated, decompensated में तो और प्रॉब्लम करेगी, decompensated में तो हार्ट पंप करने की एबिलिटी को लूज कर चुका है। यहां पे उसकी फंक्शनिंग कम हुई है हार्ट की, लेकिन अभी भी उसकी एबिलिटी मौजूद है। तो फॉर बेटर आउटकम्स बीटा ब्लॉकर्स आर गिवन फॉर डिक्रीजिंग द मोर्टेलिटी ओवरऑल। कैसे कम करेगी ये मोर्टेलिटी को? क्योंकि ये नेगेट करेगी न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस को, बिकॉज इट विल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हार्ट, बिकॉज इट विल रिड्यूस दैट स्ट्रेस ऑन हार्ट। हार्ट में वो चेंजेस नहीं होंगे। वो चेंजेस क्या होते हैं? रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग इज एक्चुअली अ बैड इफेक्ट। चेंजेस हैं, रीमॉडलिंग जो हो रही है हार्ट में वो नहीं होगी। चेंजेस नहीं होंगे तो इसका मतलब आईसीयू के एडमिशन नहीं होंगे, सर्वाइवल बेनिफिट होगा, मोर्टेलिटी कम हो रही है। दैट इज कार्डियक रीमॉडलिंग प्रिवेंशन। इसके लिए हमारे पास 3 दवा है। पहली दवा है बीसोप्रोलॉल। कैसी दवा थी ये? बीसोप्रोलॉल सेकंड जनरेशन बीटा 1 सेलेक्टिव। कार्विडिलॉल थर्ड जनरेशन थी, कार्विडिलॉल नाम में ही दिल है, ओके, कार्डियक एंड दिल। सो बीसोप्रोलॉल, कार्विडिलॉल, ये दोनों क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है बहुत अच्छी दवा है हार्ट फेलियर के मरीजों में कर्ब करने के लिए मोर्टेलिटी। तीसरी दवा जो डेकेड से चल रही है, मेटोप्रोलॉल, ठीक है, आपने देखा था सेकेंड जनरेशन में। तो कौन सी दवाइयां हैं? फॉर द बेस्ट क्योर फॉर हार्ट फेलियर, बेस्ट क्योर फॉर डिक्रीजिंग मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर लाइज विद मी, बेस्ट क्योर इज माइन मतलब बी से बीसोप्रोलॉल, सी से कार्वेडिलॉल और एम से माइन से मेटोप्रोलॉल। सबसे पुरानी दवा, ठीक है, मेटोप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल एंड बीसोप्रोलॉल। ये तीनों ही दवाइयां फॉर बेटर आउटकम्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर पेशेंट्स के मरीजों में ये दी जाती है। लोअरिंग ब्लड प्रेशर, अब हाइपरटेंशन के लिए भी बीटा ब्लॉकर दी जाती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कैसे? हमने देखा था ब्लड प्रेशर क्या था, व्हाट वी सी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट हार्ट रेट टाइम्स स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जहां हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा था बीटा ब्लॉकर, है ना, हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर्स, हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, वहीं पर ही बीटा 1 रिसेप्टर्स रेनिन का सिक्रीशन भी डिक्रीज कर रहे थे। रेनिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो रहा था, इसलिए टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा था, मतलब बीपी डिक्रीज होगा। हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी दवा है। इट विल डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, इट विल डिक्रीज द रेनिन सिक्रीशन एंड ओवरऑल बीपी कम होगा। इफेक्टिव है, यस। मैनेजिंग थायराइड स्टॉर्म, ये एक बहुत ही वर्सेटाइल मेडिकेशन है। वर्सेटाइल मेडिकेशन कैसे है कि 2 बीमारियों में, अगर एक मरीज को दोनों बीमारी है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी है, हार्ट फेलियर भी है, तो दोनों बीमारियों में आप इसको दे दो कॉन्करेंटली। क्या हो रहा है कि प्रोपेनोलॉल नामक दवा इज यूज्ड इन थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म के अंदर देयर इज राइज इन हार्ट रेट, राइज इन बीपी, उन सबको क्या इफेक्टिवली रिड्यूस करेगी? ये दवा करेगी। और एलिवेट करेगी ट्रेमर्स और एंजाइटी को भी प्रोपेनोलॉल। तो थायराइड स्टॉर्म के सिम्टम्स को रिवर्स करने के लिए बीटा ब्लॉकर दी जाती है और बड़ी ही वर्सेटाइल दवा है। हाइपरथायरॉयडिज्म भी है तेरे को, हार्ट फेलियर भी है, अच्छी दवा।
हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में जब हार्ट रेट कम हो रही है, मतलब वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो रहा है, तो बहुत अच्छी दवा है। कंट्रास्ट दिस टू ड्रग्स सच एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डिजोपैरामाइड। इनका डायरेक्ट इफेक्ट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, एक्सेसिव इफेक्ट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे। तो सेक्सिव नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट की वजह से इसका भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो इसकी वजह से ये वाली दवा बीटा ब्लॉकर्स फॉर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी इंप्रूविंग कार्डियक आउटपुट वुड बी बेटर दवा। ओके। कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जिस मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, एंजाइना के बाद में उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर बीटा ब्लॉकर दोनों ही जगह मौजूद है। कैसे मौजूद है? शॉर्ट टर्म गोल हमारा क्या है एमआई के मरीज के लिए? डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड। ओके, शॉर्ट टर्म गोल क्या है? डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड। अगर हार्ट रेट को कम करोगे तो ऑक्सीजन डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो रही है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म है डिक्रीजिंग द मोर्टेलिटी। अगर हार्ट रेट कम हो रहा है, इनडायरेक्टली थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है, तो रिस्क ऑफ रिपरफ्यूजन इंजरी ये भी कम हो रही है। ओके, तो इंप्रूविंग द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज वन ऑफ द कार्डियोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आप लोगों ने एंटी अरिथमिक ड्रग्स के सेक्शन में पढ़ा होगा, बीटा ब्लॉकर्स बिलोंग टू क्लास 2 एंटी अरिथमिक। ये कौन सी क्लासेस हैं? देयर आर 4 क्लासेस ऑफ एंटी अरिथमिक्स। वॉगन विलियम सिंह क्लासिफिकेशन में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसमें क्लास 2 के अंदर आती है बीटा ब्लॉकर। क्लास 2 के अंदर बीटा ब्लॉकर्स आती हैं। और किन के लिए काम में आती है? ये एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए काम में आती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा था कि ये एवी कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर रही है, एवी कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर रही है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर रेट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में कंट्रोल में रहेगी। एंड अनलाइक डिजॉक्सिन और एम्योडारोन एंड वेरापेमिल जो कि एक्सेसिव स्लोइंग करेंगे, वैसा नहीं होगा यहां पे। तो ऑप्टिमाइजिंग ट्रीटमेंट्स इन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, क्लास 2 एंटी अरिथमिक है, अरिथमिया में भी काम में आती है। कौन सी दवा? बीटा ब्लॉकर। ट्रीटिंग वेरिसेल ब्लीडिंग। वेरिसेल ब्लीडिंग क्या हो रहा है? जिन पेशेंट्स में लिवर डैमेज हो रहा है, वहां पे ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रहा है, रिजल्टेंट क्या है? जो सप्लाई हो रहा है पोर्टल वेन से, वहां पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन को लोअर करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन से बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो वेन्स जो हो रही हैं ईसोफेगस की और स्टमक की, वो एनलार्ज हो रही हैं और वीकन हो रही हैं, तो वो फट सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको कहते हैं हम वेरिसेल ब्लीडिंग। प्रोफाइलेक्टिव यूज इज वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। व्हाट इज आस्क्ड, कौन से बीटा ब्लॉकर्स यहां पे हम काम में ले सकते हैं? 3 तरीके के, नेडोलॉल है, प्रोपेनोलॉल है और कार्वेडिलॉल है। नेडोलॉल है, प्रोपेनोलॉल है, कार्वेडिलॉल है, तीनों ही काम में आएंगे वेरिसेल ब्लीडिंग के लिए। तो ये इसका लास्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बीटा ब्लॉकर की, जहां तक कि आज की स्लाइड्स कंसर्न्ड है। Last but not the least, let's look at the adverse effects of beta blockers, some of which I have already told you during the course of this presentation. But यहाँ पे जहां से हमारे को बताना है separate section में, वहां पे सबसे troublesome sexual side effect of beta blocker in males would be erectile dysfunction. From clinical point of view, this you have to remember for your exams also, for your clinical practice also. दूसरा, cardiovascular side effects हमने already देखे हैं, from bradycardia to AV block to hypotension. From CNS side effects की बात करें तो lipid soluble beta blocker जो कि ब्रेन में चले जाएंगे, वो स्लीप पैटर्न को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब इंसोम्निया कर सकते हैं, नाइटमेयर्स ला सकते हैं, इनफैक्ट सीजर्स भी ला सकते हैं, डिप्रेशन भी करा सकते हैं। तो सीएनएस साइड इफेक्ट्स भी ध्यान में रखने हैं। एक चीज और ध्यान में रखनी है, डिसलिपिडीमिया, जो कि मेटोप्रोलॉल से बहुत ज्यादा होती है।
ओके, एडवर्स लिपिड प्रोफाइल, एचडीएल लेवल्स का कम होना, एलडीएल लेवल्स का बढ़ना, डिसलिपिडीमिया, अबनॉर्मल लिपिड्स। ओके, नाउ मास्ड हाइपोग्लाइसीमिया, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि बीटा 2 मीडिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, जैसे ट्रेमर्स, पैल्पिटेशंस एंड डिजीनेस, कौन सा नहीं था? स्वेटिंग, स्वेटिंग नहीं था, स्वेटिंग फिर भी होगी, ये सारे मास्क हो जाएंगे जो भी पेशेंट्स हैं जो आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, जिनके बीटा 2 रिसेप्टर्स भी ब्लॉक हो रहे हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए ये बीटा ब्लॉकर सेफ नहीं है। ऐसे डायबिटिक्स के लिए सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये मास्ड हाइपोग्लाइसीमिया करती है, और वैसे ही बीटा 2 मीडिएटेड ब्रोंकोडायलेशन नहीं होने देगी, तो फिर अस्थमा और सीओपीडी के एक्सेजर्बेशंस करने में ये एक पोटेंशियल दवा हो सकती है। तो इसका ये एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल आपको याद रखना है। अब इसके बारे में बस एक लाइन में बताऊंगा कि बीटा ब्लॉकर्स फॉर एक्यूट कोकेन इंड्यूस्ड चेस्ट पेन रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, क्योंकि यहां पे अनसस्टेन्ड अनअपोज्ड अल्फा एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन है। तो क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये शायद कुछ सब्सिक्वेंट थोड़ा इस पे रिसर्च होगा तो हमें पता चलेगा। सो टुडे वी डिस्कस्ड something about beta blockers, lot of things about rather beta blockers. Thank you for your patient listening. Remember to stay committed and have a great day. Thank you.